हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट, राइट। क्योंकि आप सभी ने मेरे साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट किया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जाना था कि ये होता क्या है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने 3 एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था। मैंने आपको देखो तीनों हर प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। ये जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो सीरीज़ है वो चल रही है। और साथ ही साथ मैं बता देती हूँ जो कि हमारा रेशो का चैप्टर था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर था, फाइनेंशियल एनालिसिस था। और आज जब हम जैसे कि कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, ये आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके +2 में भी आते हैं। ग्रेजुएशन में चाहे आप बीकॉम में हैं, एमकॉम में हैं, सॉरी बीबीए में हैं, और मास्टर्स डिग्री में एमकॉम और एमबीए में, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एंड इवन +2, ये चैप्टर सभी में आते हैं। सबके अंदर सेम कंटेंट है, कंसेप्ट सेम रहने वाला है। सो ये जो वीडियो है सभी बच्चों के लिए है। ओके, सो पहला डाउट तो क्लियर हो गया। चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमने लास्ट चैप्टर किया था ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, ये चैप्टर मोस्ट ऑफ, मैंने कहने का मतलब 90% जो चैप्टर है आपका, ये जो फंड फ्लो का है आपका डायरेक्ट रिलेट करता है आपके कैश फ्लो से। क्यों भाई? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ऐसी है जो कि एडिशनल स्टेटमेंट है। क्या है ये? एडिशनल स्टेटमेंट। एडिशनल स्टेटमेंट क्यों बोला गया था? क्योंकि ये हमें क्या एक्सप्लेन करती है, कुछ एक्स्ट्रा की बातें जो कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट से बात करती है और कहीं ना कहीं आपके कैश से रिलेट बात करती है। ओके, सो कैश फ्लो में तो हमने सारी की सारी जानकारी पढ़ी थी कि कैश के बारे में, और जो आइटम्स जो इक्विवेलेंट है किसके, कैश के, उन सभी के रिगार्डिंग हमने ट्रांजेक्शन्स को देखा था, राइट। हमने उन्हीं के बारे में बताया। मीन्स कि इसके अंदर वो सभी ट्रांजेक्शन्स आई थी जो कि हाईली लिक्विडिटी है, जिसके अंदर क्या है, हाईली लिक्विडिटी है, जिनका टाइम ड्यूरेशन कितना था, 3 मंथ्स था। क्या सबको इतना याद है? अच्छा जी, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा इसका क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है कहूँ तो। क्योंकि इसके अंदर भी देखो फंड का मतलब क्या है तो पैसा ही, कैश का ही बात की जा रही है। बट यहाँ पे कैश तो है, कैश तो इंक्लूड होती है, बट इसके साथ साथ कैश में कन्वर्ट होने वाली उन सभी ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है। दैट मीन्स करंट एसेट्स के बारे में बात की जा रही है। मीन्स कि कैश को तो इंक्लूड किया जाता ही जाता है, साथ ही साथ आपको करंट एसेट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओनली 3 मंथ की लिक्विडिटी के ट्रांजेक्शन्स को शो ऑफ किया जाता था, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपकी उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो कहने का मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये इससे बड़ा है फंड फ्लो स्टेटमेंट, राइट। सो दैट्स अ रीज़न कि आपका जो मोस्ट ऑफ जो कंटेंट है आपका कैश फ्लो का है। चलो जी, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रो करेंगे, ठीक है, मीनिंग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ, ठीक है जी। इसके फिर हम देखेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। उनको प्रिपरेशन करने से पहले हम पहले इसके रूल्स को चेकआउट करेंगे। इसके 2 रूल है, दोनों रूल्स को बहुत अच्छे से चेकआउट करेंगे कि क्या मूवमेंट हो रही है या मूवमेंट हो ही नहीं रही, या फिर मैं कहूँ कि नो फ्लो, ठीक है, राइट। देन फिर हम देखेंगे कैसे हम इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी 3 एक्टिविटी थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। ये 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारा पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता था। अच्छा जी, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है? ये आपकी 2 एक्टिविटीज़ के बेस पे बनता है। इसके अंदर हमें एक तो वर्किंग कैपिटल चेंज बनाना पड़ता है, एक हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये दोनों हो गए। अच्छा जी, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम सेपरेटली कैलकुलेट भी करेंगे। अगर ये क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर ये नहीं गिवन है तो हम इसको भी निकालेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट रिलेट करता है। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम नेट प्रॉफिट की ट्रीटमेंट करते थे, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की ट्रीटमेंट करते थे, सेम एज इट इज़ ये ऐसे से प्रोसेस है। सो इसीलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ये कहूँ मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है या फिर मैं कहूँ सजेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप प्लीज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट को देखने से पहले ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो वीडियोज़ है ना, प्लीज़ उनको देख लीजिए। क्योंकि ये है ना कि अब इस चैप्टर में जो कैश फ्लो की रिविज़न भी होगी और फंड फ्लो को हम प्रोसीड भी करेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, चलो जी बढ़ते हैं हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। देखो इसके अंदर ना जो नाम लिखा हुआ है, हम पहले नाम को ही क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम फंड के बारे में बात कर दी मैंने। फंड का मतलब क्या होता है? मनी होती है ना। ये कहते हैं कि आपने कितना फंड रेज किया है, आपने कितना फंड आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो ये फंड बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको मनी लग रहा है। अगर मैं इसकी नैरो टर्म में मतलब बताऊं, फंड का मतलब ठीक है मनी, बट मैं यही बात अगर मैं ब्रॉडर सेंस में कहूँ, इसकी एक एक्सटेंडेड पॉइंट में कहूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मनी तो आएगी आएगी, और वे सभी मैं कह सकती हूँ इसके अंदर वर्किंग कैपिटल के रोल होगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जितनी भी आपकी करंट एसेट्स है उसमें से जब मैं क्या करूंगी, करंट लायबिलिटीज को जब मैं चेंज करूँ, माइनस करूंगी, तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास मोस्ट ऑफ करंट एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इतना समझ में आया। अच्छा, फ्लो का मतलब क्या है? मान लीजिए फ्लो का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मूवमेंट। मूवमेंट कह लीजिए, या फिर मैं कहूँ जो चेंज आ रहा है। जैसे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 ईयर्स का क्या दिया होता था हमें, मान लीजिए 2022 का दिया हुआ है, 2023 का दिया हुआ है, ठीक है। ये अपने पास करंट फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स गिवन है। पहले ये 1 लाख रुपए की थी, अब ये 1,50,000 की हो गई है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपकी जो फिक्स एसेट्स है वो इंक्रीज तो हुई है, मीन्स कि आपने एसेट्स को बाय किया है, राइट। अब बाय किया है आपने, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। ये है सेलर के, ये है बायर। बायर है आप सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अपने आप को बायर लगाइए, ठीक है। आपने कोई मशीनरी खरीदी है, ठीक है, उसके बदले में आपने क्या दिया होगा? मनी दी होगी, कैश दिया होगा। तो यहाँ पे मशीनरी फिक्स एसेट्स तो बढ़ गए हैं, ठीक है, बट हम क्या बात कर रहे हैं? कैश के बारे में बात करें कि कैश बढ़ रहा है घट रहा है, उसके बारे में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, राइट। सेम इसी तरीके से इसमें है कि अगर आपने फिक्स एसेट्स को रेज किया है तो कैश आपके पास से गया है, तो जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या कहेंगे हम? आउटफ्लो हुआ है अपनी मनी का, मीन्स कि अपनी पॉकेट से क्या जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? आउटफ्लो कहेंगे। इवन हमारी फिक्स एसेट्स क्या हुई है? बढ़ी है। सो तभी तो मैं कह रही थी कि यहाँ पर जो हमारी करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स है या फिर करंट एसेट्स है, जब बढ़ती है ना तो ठीक है, बट कैश के साथ इसका रिलेशन कैसा है? नेगेटिव रिलेशन है ना। ये मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि ये जो मोस्ट ऑफ आपकी यहाँ पे यूज होने वाली है ना। अगर मैं कहूँ कि हमारी नॉन करंट जो लाइबिलिटीज होती है और करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? इवन बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लोन लिया बैंक से, लाइबिलिटी बढ़ी, ओके, बट उसके बदले में हमारे पास क्या आया है? पैसा आया है, पैसा अरेंज हुआ है, पैसे आने की एंट्री की जाती है यहाँ पे और किसी चीज़ की नहीं की जाती। तो पैसा आया मीन्स कि अपने पास मनी बढ़ी, पॉकेट में पैसे बढ़े, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनफ्लो हो रहा है। क्लियर है इतना कंसेप्ट? अच्छा जी, तो यहाँ पे भी यही बात है, जैसे कि हम इसमें चेंज लेते थे कि कितने का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है 50,000 रुपये का, तो हमने केवल 50,000 रुपये की एंट्री की थी। याद है सबको? अच्छा जी, इसमें भी सेम एज इट इज करते हैं कि कितना हम वर्किंग कैपिटल में हमारा चेंज आ रहा है, कितना हमारा वर्किंग कैपिटल में चेंज नहीं आ रहा, उन सबको हम बोलेंगे फ्लो की बात कीजिए, ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा जी, स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो स्टेटमेंट एक कहीं ना कहीं एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो सारा का सारा ब्यौरा देती है, किसके बारे में? कि फंड्स में कितना चेंज आ रहा है, तभी तो इसका नाम क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। की ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि आपके वर्किंग कैपिटल में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये सारी की सारी बातें हम फंड फ्लो में पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो आपको एक बात कंक्लूजन समझ में आया? कंक्लूजन समझ में आया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो केवल कैश की एंट्री होती थी, फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपकी वर्किंग कैपिटल की एंट्री होती थी। वर्किंग कैपिटल की क्यों होती है? रीजन ये है क्योंकि बैलेंस शीट में बच्चे आपके पास क्या क्या शो की जाती हैं, इधर साइड हमारे पास एसेट्स होती है, इधर साइड हमारे पास लायबिलिटी साइड होती है ना। और बैलेंस शीट जो होती है वो स्टैटिक नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब समझते हो कि एक स्थिर है, कि एज ओन इस तरीके से लिखा जाता है, 31/3/2023 का ये बैलेंस है। दैट मीन्स इसके अंदर अगर आपको कोई चेंज करना है, चेंज दिखाना है, वो नहीं दिखाता है ना, वो नहीं दिखाता ना। तो इस चेंज को पढ़ने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल स्टेटमेंट आई जिसे हम कहेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है कि ये क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? अच्छा जी, ये जस्ट एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है,
पहली बात तो ये ध्यान रखना। सो दैट्स द रीज़न कि इसमें किसी भी तरह के पर्टिकुलर जो अकाउंटिंग के रूल है वो यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट में पहला डिफरेंस है, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से प्रिपेयर होता है, बेस्ड होता है ये, बट यहाँ पर किसी भी तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। सो फर्स्ट डिफरेंस आ गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको साथ साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर जो अपलोड कर रही हूँ ना मैं, उनको भी आप क्या करें, चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट का आप क्या कर सकते हो, अपने बीकॉम स्ट्रीम के ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे नज़र आ रहा है बीकॉम 6 सेमेस्टर बीकॉम क्लासेस 2023-2024 के यहाँ पे नज़र आ रहा है 143 वीडियोस अवेलेबल है, स्पेशली क्वेश्चंस पेपर के। सो दैट्स अ रीज़न कि मैं आपको यहाँ पे ये भी बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस। ओके जी, चलो जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फंड फ्लो स्टेटमेंट में, कि अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ, अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्या है ये, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, एक सेकेंड, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये, जो कि ट्रैक करती है किसको, क्या कितनी मूवमेंट हो रही है किसकी, मनी की, कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, कितना पैसा है जो हमारे पास से जा रहा है, उसके बारे में रिकॉर्ड करता है। अब मैं कह रही हूँ कि जैसे आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, आपके पास पैसे आए हैं तो ऑब्वियसली बात ये कहेंगे कि मेरे पास पैसे आए हैं तो क्या हुआ, ये इन फ्लो हुआ है। अगर मैं कहूँ कि आपने किसी की पेमेंट की है, ठीक है, या तो आपने किसी की पेमेंट की होगी, या फिर मैं कहूँ कि आपने कोई भी सामान खरीदा होगा, तब क्या करनी पड़ेगी आपको, पैसे आपकी पॉकेट से जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, आउटफ्लो कहेंगे, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मूवमेंट बताता है मनी की, कि कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटीज के दौरान, और स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड स्पेसिफिक पीरियड का मतलब क्या है कि आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का जो पीरियड था, उस स्पेसिफिक पीरियड के दौरान की बात की जा रही है, ठीक है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या कहते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए आप इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये पर्सन है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ एक पैसा आपने लगाया होगा, है ना, आपने इक्विपमेंट परचेज किए होंगे, आपने कुछ एक नॉर्मल पैसे को पेमेंट की होगी, जैसे कि आपके पास वर्कर्स भी हैं, वेजेस की पेमेंट की होगी। तो मैं कहने का मतलब, जब आप कुछ सोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हो और पैसे की पेमेंट की है, तो आपको क्या कहूँगी मैं, आपने आउटफ्लो किया है, ठीक है। उन रिसोर्सेज से, मान लीजिए आपका जो बिजनेस था पिज़्ज़ा का था, आपने पिज़्ज़ा की डिलीवरी कर करके आपके पास जो मनी है इनफ्लो हुई, पैसा जनरेट हुआ है, ठीक है, रिवेन्यू जनरेट हुआ है, तो उसे मैं क्या कहूँगी, इनफ्लो कहूँगी, ठीक है। इनफ्लो के बाद कुछ खर्चे होंगे तो आपने पेमेंट की, उसे कहेंगे आउटफ्लो। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो आउटफ्लो की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, अगर पैसा आ रहा है तो उसे हम कहेंगे सोर्सेज कहेंगे, अगर कहीं पे पैसा यूज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एप्लीकेशंस। समझ पा रहे हो, सोर्सेज का मतलब कि साधन, जिस साधन से हमें पैसे आए हैं वो हमारा इनफ्लो है, और एप्लीकेशन जहां पर हम उस पर्टिकुलर पैसे को यूज कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशंस कहेंगे, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल के अंदर जो इस पर्सन का है, फंड जो सोर्स हुआ था, सोर्स का मतलब क्या हुआ है, आपके पास पैसे आए हैं, $200 आए हैं, ठीक है, किसी इसका जो नींबू पानी का जो बिजनेस था, इनकी बात की जा रही है, उसने सेल किया नींबू पानी को, उसके थ्रू उसको $200 हुए हैं अर्न। तो यूज़ कितने हो गए, उसमें से कहते हैं कि मेरे $50 यूज़ हो गए। नेट अमाउंट उसके पास कितना बचा, नेट अमाउंट उसके पास $150 बचा। तो ये क्या मूवमेंट दिखा रही है, ये चेंज दिखा रहा है कि इतना तो चेंज हुआ, ठीक है, कैसे चेंज हुआ कि इतना यूज हुआ है, इतना यहाँ पर हमारे पास है। मीन्स कि फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन देना किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के दौरान, यहाँ पर हम फंड फ्लो में पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, ये इंट्रो समझ में आ गया, ये जो बातें अभी मैंने आपको बताई है ना, ये आपके मीनिंग में भी है और आपके डेफिनेशन में भी आपको यही देखने को मिला। चलो फटाफट पढ़ के मैं बता देती हूँ। अगर मैं नैरो सेंस में कह रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, कैश और कैश इक्विवेलेंट है, जो कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा था, ठीक है जी। अगर मैं ब्रॉडर सेंस में कह रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि वो सभी फिनेंशियल रिसोर्सेज जिनसे पैसा आ सकता है, उन सबको हम क्या करेंगे,
कवर करेंगे। ओके जी, द टर्म फंड इज यूज टू डिस्क्राइब द नेट वर्किंग कैपिटल। नेट क्यों बोला है? क्योंकि इसमें से जितनी भी करंट लायबिलिटीज है ना, हमारी करंट एसेट्स में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दैट मीन्स बैलेंस शीट की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी वो स्टैटिक नेचर की थी। वो रीजन फाइंड आउट करना, कहाँ से कितना जा रहा है, कहाँ से कितना आ रहा है, उनको फाइंड आउट करने के लिए हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल के चेंज के बारे में ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। ठीक है, अच्छा जी, मीनिंग ऑफ फ्लो समझ में आ गया कि मूवमेंट होता है, चेंज होता है। वो मूवमेंट चाहे इनफ्लो का हो सकता है, पैसे आने का हो सकता है, वो मूवमेंट पैसे जाने का भी हो सकता है। समझ में आ गया। अच्छा जी, कौन से पैसे की बात की जा रही है? वर्किंग कैपिटल के चेंज के बारे में। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी। अच्छा जी, अब बात करते, कंक्लूजन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। डेफिनेशन दी हुई है, क्या कहते हैं कि एन एडिशनल स्टेटमेंट, ये क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों की दोनों एक एडिशनल स्टेटमेंट है जो कि शो करती है चेंजेस को। अब बात आ जाती है फंड फ्लो क्या शो करती है? चेंज ऑफ द एसेट्स, चेंज ऑफ द लायबिलिटी, चेंज ऑफ द कैपिटल बिटवीन किस किस की, टू डेट्स ऑफ द बैलेंस शीट। आपको हमेशा ना क्वेश्चन में ये ऐसे दिया मिलेगा कि 2022 का डाटा है, ये 2023 का डाटा है, इस टाइम हमारे पास फिक्स एसेट्स इतने थे, करंट एसेट्स इतने थे। ठीक है, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। मीन्स कि 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में आपको चेंज बताएगा, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ठीक है, इस फंड फ्लो स्टेटमेंट को ना काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसे इनको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। सबसे पहले क्या कहते हैं इसको? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता लगाते हैं? बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट्स में जितना भी चेंज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे इसलिए ये रखा है। समझ में आया? अच्छा जी, दूसरा नाम ये बोला जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ द फंड। समझ में आया? सोर्स क्यों किसे कहते हैं? जिसके थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है, उन सबको बोला जाता है। एप्लीकेशन दैट मीन्स जहाँ पे पैसा यूज हो रहा है, उनको बोला जाता है। तो इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं। अच्छा जी, तीसरा नाम क्या बोला गया इसका कि वेयर गोट एंड वेयर गोन। ये कह रहे हैं कि कहाँ पर जा रहा है पैसा, कहाँ से आ रहा है पैसा, उसके बारे में सारी की सारी डिटेल बताता है, इसलिए इसका नाम ये भी रखा गया। तीनों नाम समझ में आ गए, लिंक लॉजिक बिठा पा रहे हैं। अच्छा जी, चलो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेंगे अपने आप से, है ना। अब बहुत इजी से ऑब्जेक्टिव इसको रीड आउट करना, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है आज का, ये आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करना आना चाहिए और कैश फ्लो और फंड फ्लो में डिफरेंस क्या है ये हम पढ़ेंगे। चलो जी, जो भी मैंने आपको बताया ना कि अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, कंपैरिजन करने में हमें हेल्प करती है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उसके बारे में बताता है, हमें सोर्स बताता है कहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो आइडेंटिफाई करवाता है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है उसको भी मॉनिटर करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर समझते हो कैसा है, क्या होता है? वो डेट और इक्विटी के बीच में जो रिलेशन होता है, रेशियो होती है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बताता है कि कौन कहाँ पर, अगर मान लो हमने डिबेंचर्स ज़्यादा इशू कर रखे हैं, इन केस हमने डिबेंचर इशू तो कर लिया, ठीक है पैसा आ रहा है, बट इन फ्रंट ऑफ हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना, जिसके कारण इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको भी मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को असेस करता है और साथ साथ ये भी बताता है कि आपको कहाँ पे अपने जो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर मैं कहूँगी कहाँ से पैसे को रेज करना चाहिए। फाइनेंसिंग डिसीजन देता है कि पैसा कितना लगाना चाहिए, कहाँ से उठाना चाहिए, कितनी रेट पे उठाना चाहिए, कितनी रेशियो पे होना चाहिए, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलो जी, डिटेक्टिंग द ट्रेंड एंड देयर इज अ पैटर्न। क्या ट्रेंड चल रहा है? जैसे हमने बताया था ना कि अब की बार मान लीजिए 2021 के अंदर मेरा प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपये का, फिर मैंने कहा कि मेरा 2022 के अंदर मेरा प्रॉफिट हुआ है 25,000 रुपये का, फिर मैंने कहा कि मेरा 2023 के अंदर प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपये का। क्या आप ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 2024 में क्या मेरा प्रॉफिट होने वाला है? अब आप इसका ट्रेंड देखो, पैटर्न देखो क्या है, हर साल 5-5 हज़ार रुपये इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर 35 भी हो सकता है, 33 और 36, इसके बीच में हमारा प्रॉफिट क्या हो सकता है? जनरेट हो सकता है। कि कहने समझ पा रहे हो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमें एक एस्टिमेशन भी देता है कि किस कारण से हमारा ये प्रॉफिट हुआ, ये रिप्रेजेंट किया, कहाँ से ज़्यादा रेज हो रहा है ये भी बता रहा है, कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये भी बता रहा है। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए? अच्छा जी, अब बात आ जाती है रूल्स को समझने की। रूल्स
अगर आपको ये रूल समझ में आ गए ना तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो चीज़ें प्रिपेयर होती हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का शेड्यूल बनता है, ठीक है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट एक प्रॉपर बनती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि जो आपके बैलेंस शीट है उसके अंदर क्या रिप्रेजेंट करवाना, चेंज रिप्रेजेंट करवाना, चेंज को आइडेंटिफाइड करना, चेंज दैट मीन्स फ्लो को देखना कि फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैंने आपको बताया फ्लो आपके दो तरीके से होते हैं, एक तो आपका इनफ्लो होता है, दूसरा आपका आउटफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब क्या है कि पैसा आपके पास आ रहा है, पैसे आने को फंड फ्लो में क्या कहते हैं, अभी बताया था मैंने, सोर्सेज बोलते हैं, है ना। और आउटफ्लो को क्या कहेंगे कि हमने उसको यूज कर लिया तो उसे हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशंस। ओके, समझ पा रहे हो? अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपका फ्लो हो रहा है, एक सेकेंड यहाँ पे क्या लिखूँ मैं कि ओके एक सेकेंड यहाँ पे आपका लिखना है फ्लो, यहाँ पे लिखना है नॉट फ्लो, नो फ्लो, ठीक है। दैट मीन्स आप ट्रांजेक्शन्स को नोट करेंगे कि जिनके थ्रू फ्लो हो रहा है। अब आप ये हमेशा याद रखना है कि इस तरीके से ये लॉजिक बैठ रहा है। तो इस पहले हम इसके लिंक देख लेते हैं। व्हेन द ट्रांजेक्शन रिजल्ट इज इंक्रीज इन फंड, ऐसी ट्रांजेक्शन्स हो रही है जिनके कारण हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं। फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसे आ रहे को क्या कहेंगे हम इस यहाँ पर, नोन एज अ सोर्स ऑफ द फंड, कि वो साधन है जिसकी थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये आप हमें बहुत बार बता चुके हैं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो मीनिंग था वो वर्किंग कैपिटल से बिलोंग करता था। वर्किंग कैपिटल किससे बिलोंग करती थी, करंट एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी से होती थी। अब इनके बढ़ने से घटने से चेंज तो आएगा। चेंज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यही तो रूल बताएंगे अब कि कैसे चेंज हम डिनोट करेंगे कि हाँ एक्चुअल में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो व्हेन द ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं उनके कारण अगर हमारे फंड्स में डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स पैसा घट रहा है। पैसा घटना दैट मीन्स आप या तो आपने कहीं से किसी को पेमेंट की होगी या फिर आपने कोई भी एसेट्स क्या की होगी, परचेज की होगी, बाय की होगी। और जब ये दोनों ट्रीटमेंट करते तो आप क्या करते हो, किसी से अपनी पॉकेट से आपके पास से पैसा जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द फंड। जो फंड था उसका आप यूज कर रहे हो, कहाँ कहाँ, पेमेंट में या फिर बाय में, दैट्स इट। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका ट्रांजेक्शन्स मूवमेंट ही ना हो, ना ही इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, तो नो फ्लो भी हो सकता है, ठीक है। अब हम फ्लो को जान लेते हैं, जो बेसिक जो रूल है अब उनको जान लेते हैं। रूल क्या कहते हैं, इफ अवर ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट अवर करंट कैटेगरी आइटम ऑफ द वन साइड, फर्स्ट फ्लो लिख लेते हैं हम इसको। फ्लो हो रहा है, एक हो रहा है नो फ्लो, ओके। फ्लो में कहता है कि एक तो वन साइड है, डेबिट जिसे हम कहेंगे या फिर क्रेडिट भी हो सकती है, एक हमारी सेकंड साइड है। क्योंकि आप सभी को बच्चों को पता है कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमारी डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है कि अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट उसी अमाउंट से क्या होगा, क्रेडिट होगा, सबको पता है। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहा है कि वन साइड एंड यहाँ पर सेकेंड साइड, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो वन साइड का मतलब क्या है कि अगर आपकी साइड या तो वो करंट अकाउंट से बिलोंग करती है, ठीक है, और दूसरी साइड वो आपकी नॉन करंट से बिलोंग करनी चाहिए। करंट समझते हो, उन सभी ट्रांजैक्शंस की बात की जा रही है। अगर वो एसेट्स है, करंट एसेट्स है, तो वो क्या होगी, उनका बेनिफिट आपको विद इन अ 1 ईयर मिलना होता है। करंट लायबिलिटी हुई तो दैट मीन्स उनकी पेमेंट जो आपको विद इन अ 1 ईयर में करनी होती है। तो यहाँ पे फ्लो तभी पॉसिबल होगा जब क्या होगा, जब एक साइड तो हमारी करंट की होगी, जब एक साइड हमारी नॉन करंट की होगी। समझ पा रहे हो? अच्छा जी, इन केस नहीं हुई तो मैंने कहा कि दोनों करंट की हुई है, ये भी करंट की है, ये भी करंट की है। अच्छा जी, करंट की ना होकर हमने कहा कि नॉन करंट है, ये भी नॉन करंट है, क्या फ्लो नहीं होगा? नहीं होगा। एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि मशीनरी को परचेज किया है, ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को। मैंने कहा कि मैंने मशीनरी परचेज की है जिसकी वर्थ 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है। अब मैंने कोई भी सामान जब मैं परचेज कर रही हूँ, इवन फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट, तो एंट्री क्या होगी,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश में किया है, पेमेंट हमने क्या की है, कैश में की है, राइट। अब देखो ये फर्नीचर कैसा है, फिक्स्ड नेचर का है या फिर मैं कहूँ करंट नेचर का है। आप सभी को पता है ये क्या है, फिक्स्ड नेचर का है, ये फिक्स एसेट्स है। अच्छा जी, दूसरा अकाउंट जो कि क्रेडिट हुआ है वो किस नेचर का है, कैश किस नेचर का होता है, वो हमारा करंट नेचर का होता है। मैं यहाँ पे लिख लूँ इसको करंट नेचर का। अब आप देख पा रहे हैं कि एक अकाउंट हमारा नॉन करंट एसेट्स है, एक अकाउंट हमारा करंट एसेट्स है। जब ऐसा होता है कि वन अकाउंट आपका करंट का है, दूसरा अकाउंट आपका नॉन करंट का है, तो उस टाइम हम कहेंगे कि हमारा फ्लो हो रहा है। फ्लो का मीन्स दैट चेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है फंड्स के बीच में। क्लियर है? अच्छा जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यही मान लीजिए मशीन जो है मैंने क्रेडिट में परचेज की है, ठीक है। क्रेडिट में परचेज किया तो ऑब्वियस ही बात है मेरा क्या क्रिएट हो गया होगा, क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए होंगे, जिस मीन्स कि ऐसा पर्सन जिनको मुझे इन फ्यूचर विद इन 1 ईयर के अंदर उसको पेमेंट करनी होगी। अच्छा जी, मैंने जब अकाउंट मशीनरी क्रेडिट में परचेज की तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी परचेज की है, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, किससे परचेज किया है, पर्सन से परचेज किया है, यहाँ पे मोहन सोहन जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्रेडिटर्स है, ठीक है, ये क्रेडिट में आ गया क्रेडिटर। अब देखो यहाँ पे फिक्स एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स है, सॉरी फर्नीचर क्या है, फिक्स एसेट्स है ना, नॉन करंट आइटम है। और ये क्रेडिटर्स क्या है, आपकी करंट आइटम है। करंट में क्या है, करंट लायबिलिटी है, एक क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। समझ पा रहे हो कि एक ट्रांजैक्शन तो आपकी करंट की होनी चाहिए, डेबिट साइड हो चाहे वो क्रेडिट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दूसरा उसके अपोजिट क्या होना चाहिए, वो नॉन करंट होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, एसेट्स लायबिलिटी कुछ भी हो सकती है, बट कंडीशन ये है कि दोनों डेबिट और क्रेडिट में उनका नेचर अलग अलग होना चाहिए। एक करंट है तो दूसरा नॉन करंट होना चाहिए, तभी हम उसको क्या मानेंगे, क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अच्छा जी, एक इसके जस्ट अपोजिट, जब फ्लो की मैं कह रही हूँ कि फ्लो ही नहीं हो रहा, वो कब होगा, जब दोनों डेबिट में भी क्रेडिट में भी सेम नेचर की एंट्री होगी। करंट करंट होगा, नॉन करंट नॉन करंट होगा। देखो एग्जांपल है कि कैश रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम द डेटर। डेटर कौन होते हैं, आप सबको पता है डेटर कौन होते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे अपने आप को पुटअप कीजिए। ये है आपका सेलर, ठीक है, ये है मिस्टर एक्स मेरे एग्जाम्पल में, ठीक है। मैंने क्या किया है, इससे एक सेकेंड, सेलर आप बनिए पहले, क्योंकि हमारा डेटर का एग्जाम्पल है तो सेलर आप बनेंगे, राइट। यहाँ पर आप है सेलर, ये है बायर, ठीक है। आपने इसको सामान बेच दिया, ठीक है जी। ये कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आपने कहा कि कोई बात नहीं, बाद में दे देना, कल दे देना, परसों दे देना। तो उस टाइम आपकी बुक ऑफ अकाउंट में ये पर्सन क्या बनेगा, डेटर बनेगा। क्यों, ये डेटर कहाँ नजर आता है, आपको एसेट्स में नजर आता है, बैलेंस शीट में, सबको पता है। अच्छा जी, आपने कहा कि बाद में दे देना, अब आपको ये पता है कि ये करंट एसेट्स है, क्योंकि 1-2 दिन में मिलने वाला है। इसने ये थोड़ी ना कहा है कि मैं 1-2 साल में बाद दूंगा, नहीं ना, यही बात है। जो आपके डेटर होते हैं वो आपके करंट एसेट्स होते हैं, और दूसरा ये आपके ये ऐसा पर्सन है जिनसे आपको पेमेंट रिसीव होगी। तो रिसीव जब होता है कैश, वो क्या होता है, जब वो डेबिट होता है। एंट्री के बारे में सबको पता है। अच्छा, नाम क्या है, अब देखो आपको आइटम्स तो शो नहीं करेंगे, बट उस पर्सन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने कहा कि ये मिस्टर एक्स था जिसने मुझसे सामान खरीदा है, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स अकाउंट्स भी हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो ये कैश अकाउंट किस नेचर का है, ये भी आपका करंट एसेट्स की नेचर का है। जो डेटर है वो भी किस नेचर का है, ये भी करंट एसेट्स का नेचर है। मींस कि डेबिट भी करंट से रिलेट करती है आइटम, और क्रेडिट भी करंट से रिलेट करती है। तो ट्रांजेक्शन्स जो है आपका किसी भी तरह की फ्लो नहीं हो रहा है। नजर आ रहा है, समझ पा रहे हो। अच्छा जी, सामान बेच दिया, ठीक है, एक तरफ ये बढ़ गया तो दूसरी एक ही अकाउंट में कैश भी तो नहीं बढ़ा ना, समझ गए हो। चलो जी, नेक्स्ट एंट्री अगर मैं बात करूं, किसी को आपने पेमेंट किया, आपका क्रेडिटर है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। अब आपने पेमेंट की है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब ये बताओ क्रेडिटर कैसा नेचर का है, क्रेडिटर आपका करंट नेचर का है। बैंक आपकी कैसी नेचर की आइटम है, यह भी आपकी करंट आइटम है। ये आपका करंट एसेट्स है, ये आपका करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ पे ये करंट लायबिलिटी से हो गया, ये क्या हो गया, करंट एसेट्स होगा।
अब मैंने आपको क्या बताया था, फ्लो तब मानेंगे जब एक आइटम आपकी क्या होगी, करंट की होगी, एक आइटम आपकी क्या होगी, नॉन करंट की होगी, बट यहाँ तो दोनों ही करंट की है, तो दैट्स अ रीजन इसको हम फ्लो नहीं कहेंगे। अब आपको ये जो रूल लिखा हुआ है ना, वो आपको अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इफ द अवर ट्रांजेक्शन अफेक्ट अवर करंट कैटेगरी आइटम ऑफ द वन साइड, चाहे वो डेबिट की हो सकती है, क्रेडिट की हो सकती है, एंड नॉन करंट कैटेगरी जो है अदर साइड को इफेक्ट करती है, विल बी चेंज इन द वर्किंग कैपिटल, उस टाइम हम ये कहेंगे कि हमारी वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रहा है, फंड्स में फ्लो हो रहा है। इन केस डेबिट और क्रेडिट में दोनों में साइड एक ही तरफ से एंट्री होगी, मीन्स की नॉन करंट या फिर करंट होगी, तो उस टाइम हम ये कहेंगे किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है हमारी वर्किंग कैपिटल में। क्लियर है, क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले तो ये 2 लाइन्स ऐसे एक्सप्लेन कर दिए, फिर आप ये इनका एक्सप्लेनेशन दोगे कि फ्लो के बारे में बात की जा रही है, चाहे वो इन हो रहा है चाहे वो आउट हो रहा है। आउट दैट मीन्स यूज हो रही है, एप्लीकेशंस है, इन है दैट मीन्स ये सोर्सेज है, ठीक है, किसका, फंड्स का। क्या लिखेंगे, अगर इफ द ट्रांजेक्शन अफेक्ट द करंट कैटेगरी अकाउंट, करंट कैटेगरी अकाउंट चाहे वो करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, एक साइड नॉन करंट है, तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी अदर हैंड को, तो रिजल्ट क्या होगा, फंड्स में चेंज होगा। और अभी ये नहीं बता रहे कि कितना चेंज होगा, वो चेंज आपका इंक्रीज भी हो सकता है, वो चेंज आपका डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर है। इसी तरीके से सेम आप इसको बताएंगे, फ्लो जब नहीं होता, फ्लो नहीं होता दैट मीन्स आपकी डेबिट में और आपकी क्रेडिट में दोनों क्या है, या तो करंट की एंट्री ही मिलेगी या फिर दोनों आपकी नॉन करंट की एंट्री मिलेगी, तो इस केस में आपका रिजल्ट नहीं दिखाएगा, चाहे वो इंक्रीज है चाहे वो इंक्रीज, किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं दिखाएगा। क्लियर है, तो रूल समझ में आ गया। अच्छा जी, इन शॉर्ट में मैंने यहाँ पे फिर दोबारा से आपको वन वर्ड की अगर बात करें, जैसे कि आप नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स बनाने के टाइम आप इसको एग्जाम के जैसे होता है ना कि एग्जाम नज़दीक आए हुए सबको मुझे पता है, सो आपको क्या करना है, एक पेज पे ऐसे लिख लेना है, फ्लो ऑफ फंड क्या है, कब होगा, जब एक अकाउंट तो करंट का होगा और दूसरा अकाउंट आपका नॉन करंट का होगा। जब फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि दोनों अकाउंट या तो करंट कैटेगरी से डेबिट क्रेडिट हुए हैं या दोनों अकाउंट नॉन करंट कैटेगरी से डेबिट क्रेडिट हुए हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल में चेंज कैसे होता है। वर्किंग कैपिटल में चेंज कैसे होता है, देखो वर्किंग कैपिटल का रूल क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, सब बच्चे मेरे से बताइए जल्दी फटाफट। आपने बोला कि मैम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है, क्या आपने यही बोली मेरे से? अच्छा जी, आपने कहा कि मैम करंट एसेट्स माइनस से करंट लायबिलिटी होती है। अब आपने करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस की है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा कि मेरी करंट एसेट्स 100 है और करंट लायबिलिटी क्या है मेरी 80 है, तो करंट वर्किंग कैपिटल क्या हो गया 20 है। अब केस नंबर 1 लेके चल रही हूँ कि हम इफेक्ट देखेंगे, अब ध्यान से समझना। पहला केस क्या है मेरे पास, केस नंबर 1 क्या कहता है कि मेरे पास जो करंट एसेट्स है ना वो क्या है 150 है और करंट लायबिलिटी मेरी 80 ही है। तो ये बताइए कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, जल्दी से बताइए। आप इसका निकाल सकते हैं क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है करंट एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी, तो हमने कहा कि 150 में से 180 को माइनस कर दिया तो मेरे पास ये आ गया 70। तो दैट मीन्स जो पहले वर्किंग कैपिटल थी वो कितनी थी 20 थी। जैसे ही मेरी करंट एसेट्स बढ़ गई, करंट एसेट्स कितने से बढ़ी है, करंट एसेट्स मेरी 50 रुपीज़ से बढ़ गई है, तो उतना ही इफेक्ट आपको नजर आएगा कि करंट वर्किंग कैपिटल में 50 रुपीज़ से ही बढ़ोतरी हुई है। नजर आ रहा है, पहले 20 था वर्किंग कैपिटल, अब कितना हो गया है 70 हो गया, फर्क कितने का देखो 50 का है। तो कहने का मतलब जो वर्किंग कैपिटल है और करंट एसेट्स है इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये नोट कर लीजिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये देखना है कि वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है घट रही है, वो कब बढ़ेगी, जब आपकी करंट एसेट्स में इंक्रीमेंट होगा। समझ रहे हो? चलो जी दूसरा केस लेके चलते हैं। जब मैं ये कह रही हूँ कि आपका केस नंबर 2 है कि आपके पास जो करंट एसेट्स है ना वो 100 रुपये ही है और आपके पास जो करंट लायबिलिटी है वो क्या है आपकी
90 रुपीज़ है, ठीक है, 90 रुपीज़ करंट लाए। तो मैंने कहा कि आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ी है या वर्किंग कैपिटल कम हुई है, तो आप कहें, आपने कहा कि मैम इसमें से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो करंट एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी, हमने इसमें पुट किया 100 माइनस के 90 और ये आ गया जी 10। अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। अब आप ये देखो कंपेयर करो कि पहले आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी थी 20, अब वर्किंग कैपिटल कितनी है 10। ये तो भाई डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है ना। अब तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि वर्किंग कैपिटल का करंट लायबिलिटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है कि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। पहला समझ में आ गया। अच्छा, इस लॉजिक को और अच्छे से समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अब ये कहते हैं कि पहले आपके पास 100 रुपये थे, आपको बाहर लायबिलिटी क्या होती है, ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी क्या होती है, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है जो कि आपको पेमेंट करनी होती है। पहले पेमेंट आपकी 80 रुपये थी, आपके सबके पास, आप जितने बच्चे देख रहे हैं सबकी पॉकेट में अभी 100 रुपये हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपको मुझे केवल 80 रुपीज़ देने हैं, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे, 20 रुपये बचे। जैसे ही कहा कि मुझे केवल 80 नहीं, मुझे 90 रुपीज़ देने हैं, आपकी लायबिलिटी बढ़ी तो आपकी पॉकेट में पैसे क्या होंगे, कम बचेंगे, क्योंकि आपको उतना ही ज़्यादा अमाउंट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आपको ये समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी। ये याद रखना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे ना तो वहाँ पे ये यूज़ होने वाला है कि ऐसा क्यों है। समझ पा रहे हो? अच्छा जी, अब हम इसका कॉलम देख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। ये देखो मैंने आपको जो अभी समझाया है ना वो आपका नीचे है। फंड फ्लो को तैयार करने के लिए 2 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, शेड्यूल ऑफ द चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो। वर्किंग कैपिटल सीधा रिलेट करने वाला है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में, इसमें केवल यही इंक्लूड होंगे, नॉन करंट ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, पहली बात, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बाद में तैयार किया जाएगा, यहाँ पर केवल फिक्स्ड नॉन करंट ट्रांजेक्शन्स ही ली जाती है, चाहे वो एसेट्स है चाहे वो लायबिलिटी है। तो कहने का मतलब एक तरफ है तो जहाँ पर करंट का यूज़ किया जाता है, एक तरफ है जहाँ पर नॉन करंट का यूज़ किया जाता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैम ये क्यों लिखा है फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, अभी बताऊंगी थोड़ी सी देर। कहने का मतलब 5 से 10 मिनट रुकिए, फिर हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, ऐसा क्यों है कि इसको हम कैलकुलेट करें। चलो पहले वर्किंग कैपिटल समझ लीजिए, जो भी मैंने आपको समझाया है। क्या लिखा हुआ है, द शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटी ओनली। ये ध्यान से सुनना कि वर्किंग कैपिटल केवल और केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से ही तैयार होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही अभी जो हमने सीखा है ना। अब मैंने आपको बताया कि करंट एसेट्स अगर बढ़ेगी, करंट एसेट्स में जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर मैंने कहा कि मेरी तो लायबिलिटी बढ़ गई है भाई, आपकी पॉकेट से ज़्यादा पैसे जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है बचेंगे पैसे कम, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो क्या ये आपको याद रह जाएगा, याद क्या अब आपको समझ भी आ गया होगा, है ना। चलो जी, अब ये देखो जो वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई, इनको लिखेंगे कहाँ पे, इनका पर्टिकुलर कॉलम होता है, इंक्रीज में इंक्रीज का कॉलम है, डिक्रीज में डिक्रीज की अमाउंट लिखेंगे, ठीक है जी, समझ पा रहे हो। अच्छा जी, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा है सब बच्चों को, एक सेकेंड, सब बच्चों को नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, स्टेटमेंट लिखे या फिर शेड्यूल लिखे, चेंज इन अ वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के चेंज के रिगार्डिंग अब फॉर्मेट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आएगा ना तो इसी तरह से फॉर्मेट आपको तैयार करना है, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट्स अप करनी है, ओके। अब देखो यहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है ना करंट नेचर की मिलेगी, चाहे वो करंट एसेट्स है चाहे वो करंट लायबिलिटी है। देखो सबसे पहले चेकआउट करो, क्या करंट एसेट्स की सारी नेचर है, ये सारी आइटम है। फिर ये चेकआउट करो कि करंट लायबिलिटी से सारी नेचर है आइटम सारी, राइट। चलो जी, अब यहाँ पर बात की जा रही है सबसे पहले प्रीवियस ईयर लेना है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, जो पीछे जा चुका है, मींस कि पिछले वाला जो ईयर है वो लेना है, और फिर लेना है हमें करंट ईयर, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मान लीजिए मेरे पास कैश इन हैंड हमारे पास क्या था, 10,000 रुपीज़ था, ठीक है। कैश इन हैंड हमारी करंट एसेट्स है, ये बढ़कर कितना हो गया है, 12,000 हो गया। अब देखो कैश करंट एसेट्स बढ़ी है, याद रखना इस बात को, करंट एसेट्स अब बढ़ी है, तो करंट एसेट्स बढ़ी है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी,
बढ़ेगी। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के चेंज के बारे में रिप्रेजेंट करना है, इनके बढ़ने घटने से नहीं बताना कि इसका इफेक्ट वर्किंग कैपिटल पे क्या पड़ा है ना। अब ये देखो बढ़ेगी तो यहाँ पे इंक्रीज में लिख देंगे 2000 रुपीज़। इसी तरह से मान लीजिए BR, मैंने कहा कि BR पहले 5000 रुपीज़ के थे, अब यहाँ पे क्या हो गए 4000 रुपीज़ के हो गए। अब देखो करंट एसेट्स आपकी कम हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, कम होगी। याद रह जाएगा करंट एसेट्स के साथ वर्किंग कैपिटल का कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब ये घटी है, डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज में 1000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा जी, क्या लायबिलिटी की भी ऐसे ट्रीटमेंट हो? यस, जो भी हमने पढ़ा था। मैंने क्या बताया था कि करंट लायबिलिटी का वर्किंग कैपिटल के साथ कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब करंट लायबिलिटी अगर कम हुई, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कम होगी। करंट लायबिलिटी कम होगी तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या मैंने आपको यही बताया, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। चलो मैं आपको पुट करके बता दूं। मान लीजिए क्रेडिटर पहले आपके क्या थे, 10,000 रुपए के थे, ठीक है। अब क्रेडिटर बढ़ के 15,000 रुपए के हो गए। दैट मीन्स अब आपको और 5,000 रुपए और पेमेंट करने हैं। पेमेंट करने दैट मीन्स आपकी पॉकेट से पैसा और जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ गई है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स इट, 5,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा जी, मैंने कहा कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट पहले मेरे 9,000 रुपये के थे, अब ये कितने हो गए हैं, 6,000 रुपये के हो गए। तो दैट मीन्स करंट लायबिलिटी मेरी घट गई है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट वर्किंग कैपिटल में से जस्ट अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। घटी है तो ये वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितने से, इनके डिफरेंस से। यहाँ पे चेंज लेना है, डिफरेंस लेना है। क्लियर है। अच्छा जी, अब ये आ गया, इनका समेशन करेंगे, ए पॉइंट है ये, फिर इनका समेशन करेंगे, बी पॉइंट है। अब मैंने क्या बताया था कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, करंट एसेट्स में से जब मैं कहूँ कि करंट लायबिलिटी माइनस करनी है, उसको बोला मैंने। अच्छा जी, करंट एसेट्स को मैंने क्या डिनोट किया है, ए, करंट लायबिलिटी को मैंने क्या डिनोट किया है, बी। क्या मैंने यही किया है? अच्छा, तो फॉर्मूला यही है। देखो क्योंकि इस फॉर्मेट में ए माइनस बी लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हो। जो चेंज आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। देन फाइनली ये बताओगे कि अगर बैलेंस आपका पॉजिटिव में है तो उसे क्या कहेंगे हम, इंक्रीज हुआ है। अगर बैलेंस आपका नेगेटिव में है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीज हुई है हमारी ओवरऑल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हम इंडिविजुअल आइटम का दिखा रहे थे ना। समझ पा रहे हो, ये थोड़ा सा कट गया है बट फिर भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलो जी, ठीक है। चलो अब आपको एक अकाउंट तो प्रिपेयर करना आ गया है ना, वर्किंग कैपिटल का प्रिपेयर करना आ गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगी, वेट करो। अब इसको और तैयार कर लेते हैं, फिर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक ओवरऑल जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये मैंने लिया हुआ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये वाला। इसके अंदर हम सभी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। हमें शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी प्रिपेयर करनी है, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी करनी है। अब यहाँ पे आपको ये तो तैयार करना आ गया है ना, ईजी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। चलो, मैंने कहा कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है आपका, कहाँ गया भाई, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है आपका, बताता है फ्लो कितना हो रहा है। और किसके बारे में बात करेगा ये नॉन करंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करें, चाहे वो नॉन करंट आपकी एसेट्स है, इवन चाहे वो नॉन करंट आपकी लायबिलिटीज है। ठीक है, समझ पा रहे हो। जैसे कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में था, सेम एज इट इज बात है। एक तरफ लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ फंड, एक तरफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब मुझे आप जल्दी से बताइए सोर्सेज का मतलब क्या है, रिकॉल करो जल्दी, शाबाश। सोर्सेज का मतलब होता है कि कहां कहां से हमारे पास पैसा आ रहा है। एप्लीकेशन का मतलब है कहां कहां पर मेरा पैसा यूज हो रहा है। अच्छा जी, मैंने आपको उसको, जब मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मैं जल्दी से उस एग्जाम्पल को रिपीट करती हूँ क्योंकि ये जो है ना फॉर्मेट है वो आपको अब बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, मैंने कहा था कि आप यहाँ खड़े हैं और आपको बिजनेस करना है। बिजनेस आपको करना है, मैंने आपको बोला था स्टेशनरी का बिजनेस करना है। आपने ये तो सोच लिया, बट आपके पास, आपने कहा कि इस बिजनेस में 20 लाख रुपए लगेंगे, बट आपके पास तो केवल 8 लाख रुपए ही है।
बाकी के 12 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? तो आपके माइंड में आया कि सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, पैसे को अरेंज करना होगा, पैसा मेरे पास आना होगा, किसी भी तरीके से मैं उसको अरेंज करूं, कैसे भी करूं वो मुझे करना होगा। अच्छा जी, तो मैंने कहाँ कहाँ से किया था? मैंने इक्विटी इशू किए थे, मैंने प्रेफरेंस इशू किए थे, मैंने डिबेंचर्स को भी इशू किया था, मैंने बैंक से भी लोन लिया था। क्या आप सबको याद है मैंने बैंक से भी लोन लिया था? अच्छा जी, आपको पैसा तो अरेंज हो गया, क्या कोई ऐसे ही पैसे दे देगा आपको? अब आप बैंक, आप इवन मैं आपसे कहूँ कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, आप सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने कहा कि आपसे मैं सबसे ले रही हूँ, तो क्या आप मुझे वैसे ही दे देंगे? नहीं ना कुछ तो आप मुझसे चार्ज करेंगे ना, तो उस चार्ज का हमारे लिए खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे यही तो है कि मैंने पैसे तो अरेंज कर लिए, ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस के ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा। अच्छा, डिबेंचर्स और लोन के ऊपर मुझे क्या पेमेंट करनी पड़ेगी? मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, इन केस इन फ्यूचर मुझे इनकी पैसों की जरूरत नहीं है, जितना पैसा मैंने रेज किया था उनकी मुझे रिपेमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने पेमेंट की है या फिर मैं कहूँ मैंने रिडम्पशन कर दी है, तो जब हम रिडम्पशन करते हैं, पेमेंट करते हैं, डिविडेंड की पेमेंट की, इंटरेस्ट की पेमेंट की, उस सिनारियो के अंदर हमारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है? बताओ मुझे, लॉजिकली सोचो। जब आप पेमेंट ही कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास से आउटफ्लो है। क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है ना? पैसा अरेंज किया, इस टाइम आपके पास इनफ्लो था। समझ पा रहे हो? सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। सबसे पहले हम सोर्स देखेंगे कि हमारे पास सोर्स क्या है, कि हमने शेयर कैपिटल को इशू किया, पैसा आया हमारे पास, मैंने डिबेंचर्स को इशू किया, पैसा आया मेरे पास, मैंने लोन्स को अरेंज किया, पैसा आया मेरे पास। क्या तीनों पॉइंट आपको क्लियर है? अच्छा जी, इनको अरेंज तो कर लिया, बट इनके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, इनको रिडीम भी तो करना पड़ेगा, इनकी रीपेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। तो जैसे ही मैं रीपेमेंट की बात कर रही हूँ, जब प्रेफरेंस की है, डिबेंचर्स की है, पेमेंट ऑफ द नॉन करंट ऑफ द लोन, लोन की अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ वो बात की जा रही है। अगर मैं कहूँ कि मैंने डिविडेंड की पेमेंट की है उसकी बात की जा रही है, तो ये क्या है? पेमेंट सेक्शन है। एप्लीकेशन क्या था? जहाँ पर हम इसकी यूज कर रहे हैं पैसे का। सोर्स क्या है? जहाँ से हमारे पास आ रहा है। क्लियर है? अच्छा जी, अब मैंने कहा कि आपने 20 लाख रुपए अरेंज तो कर लिए, अच्छी बात है। ये सारी की सारी कैसी थी? कैश फ्लो के अंदर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। अच्छा जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बाद अब मैंने कहा कि मैंने पैसा तो अरेंज कर लिया, अब इस पैसे को मैं लगाऊं कहाँ? ये भी तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है ना। अब आपने कहा कि जिसका बिजनेस करना था वहां लगा। अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं जो मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, स्टेशनरी का बिजनेस था, मुझे क्या करना पड़ेगा? वो पर्टिकुलर लैंड को परचेज करना पड़ेगा, पर्टिकुलर मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी जिससे मैं अपने प्रोडक्ट को बना सकूं, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब अब मैं पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँगी? मेरे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करूँगी, है ना। मैंने कहा कि मेरे जो 20 लाख है ना, है 20 लाख है, 20 लाख में से मैंने 12 लाख रुपए तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए फर्नीचर में, जो भी मतलब फिक्स एसेट जो भी मुझे परचेज करनी थी, ठीक है, ये वहाँ लगा दी। अच्छा जी, मैंने कहा कि मैंने प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स है ना, इन फिक्स एसेट्स को मैंने क्या किया है? परचेज किया है। परचेज करने का मतलब क्या है कि आपने पैसा उनको, आपने परचेज किया, आपके पास मशीनरी आ गई, जितनी भी फिक्स एसेट्स है वो सभी आ गई, उनके बदले में आपने क्या किया होगा? उनको पेमेंट की होगी। पेमेंट की है तो दैट मीन्स आपकी पॉकेट से पैसे गए हैं, तो इसे मैं क्या कहूँगी? आउट फ्लो कहूँगी। अब फंड फ्लो में उसे क्या कहते हैं? आउटफ्लो को एप्लीकेशन कहते हैं। समझ, लॉजिक लगा पा रहे हो? अच्छा जी, मैंने कहा कि जो 8 लाख रुपए बचे हैं उनका क्या करूं? वैसे घर में रखे हैं, वैसे अपने मैं अपने पास रखूं तो वेस्टेज है, तो मैंने क्या किया? इनको कहीं और पे इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा जी, इन्वेस्ट किया, ऑब्वियस ही बात है मैंने किसी शेयर्स को परचेज किया होगा, किसी बॉन्ड को परचेज किया होगा। जब भी किसी चीज को परचेज कर रहे तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या कहूंगी मैं? उसको आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा जी, मैंने कहा 1 महीने बाद मुझे अब इस पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा कि उसको बेच दो। ठीक है, मैंने बेच दिया। बेचने से मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आया तो उसे क्या कहूंगी? इनफ्लो कहूंगी। इनफ्लो को हम फंड फ्लो में क्या कहते हैं? सोर्सेज कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, क्या मैंने वैसी इन्वेस्टमेंट कर दी? नहीं ना। आप उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या रिसीव करोगे? आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे। आप क्या रिसीव करने वाले हो? डिविडेंड रिसीव करने वाले हो। आपने किसी बिल्डिंग पे इन्वेस्ट किया, आपने कोई मान लीजिए फैक्ट्री बना के तैयार कर दिया और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, है ना। रेंट जो मिलेगा वो भी क्या होगा? आपकी
इनकम होगी। तो ये सारी आइटम क्या है, इनफ्लो की है, जब पैसा कहीं इन्वेस्ट करे वो आउटफ्लो का है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या आइटम आ रही है, सेल ऑफ द नॉन करंट फिक्स एसेट, नॉन करंट या फिक्स एसेट, जब भी आप सेल करोगे तो पैसा आपके पास आएगा, तो दैट्स द रीजन ये सोर्सेज में अवेलेबल है। अच्छा, सेल ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, बाय की थी, पैसा लगा दिया, ठीक है, उसके ऊपर इन केस आपको इंटरेस्ट मिलेगा और कुछ टाइम के बाद ये सोच रहे हो कि आप हाँ ये शेयर बेच देना चाहिए, तो शेयर को सेल कर दिया, बॉन्ड को सेल कर दिया, तो क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा। अच्छा जी, ये आ गया समझ में, आ गया समझ में। ये जो डिविडेंड मिल रहा था वो क्या है, नॉन ट्रेडिंग इनकम है, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये 5-6 पॉइंट क्लियर है। अच्छा जी, ये भी मैं समझाऊंगी, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। अच्छा, मैंने कहा कि कोई भी चीज़ परचेज कर रही हूँ तो ये क्या है, पेमेंट हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, अभी मैं फिर कहूँगी आप इसको 2 मिनट के लिए स्टेबल रखें, क्योंकि इसके लिए हमें एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये वाली है, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो एडजस्टमेंट मैं सिखाऊंगी आपको, ठीक है। सो पहले आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पर भी ये भी है फंड लॉस्ट ऑन द ऑपरेशन। देखो, मैंने कहा कि इन केस ये दोनों सिचुएशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो बेटर है, जैसे कि हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे ना, और प्रिपेयर करते वक्त मैंने कहा, ये मान लीजिए मेरा ग्रोस ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर मैंने सारी की सारी एंट्री कर दी है, टू ओपनिंग बैलेंस, टू परचेज लिख दिया है, ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी आने थे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, बाय सेल लिख दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया है। तो बैलेंसिंग फिगर आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। अब मैंने कहा कि बैलेंसिंग फिगर आपकी ये वाली अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, मैंने कहा कि ये पूरा 2 लाख रुपए है, और इनको ऐड करने के बाद मेरा केवल 180,000 बना, तो जो डिफरेंस है किधर साइड आएगा, डिफरेंस हमारा इधर साइड आएगा, है ना, जिसको मैं किस नाम से जानती हूँ, टू ग्रोस प्रॉफिट के नाम से जानती हूँ, है ना। सेम एज इट इज कंसेप्ट आपका यहाँ होने वाला है इस अकाउंट में। देखो, आपका मैंने कहा कि इधर साइड आपके क्या है, सोर्सेज हैं, एक साइड आपके हैं एप्लीकेशन। मैंने कहा कि आपकी सोर्सेज ज़्यादा हैं, सोर्सेज ज़्यादा का मतलब कि आपके पास पैसा ज़्यादा इनफ्लो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किसके कंपैरिजन में, बाहर पैसा यूज़ करने के कंपैरिजन में, आउटफ्लो के कंपैरिजन। इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, सोर्सेज ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है, पॉजिटिव बैलेंस अच्छा है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने कहा कि मेरा सोर्सेज कम है, ठीक है, सोर्सेज कम है एप्लीकेशन से, तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। तो ये जो है ना, ये बैलेंसिंग फिगर है। अगर हमारे सोर्सेज ज़्यादा हैं किसके कंपैरिजन में, एप्लीकेशन से, तो ये क्या नज़र आ रहा है, ये हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सोर्सेज ज़्यादा का मतलब क्या, मैं कह रही हूँ कि ये है 120 लाख, ये है मेरे पास 80,000 एप्लीकेशंस, तो दैट मीन्स ये जो बैलेंस है 1,20,000 का है, ये जो बैलेंस है यहाँ पर 80,000 का है, तो जो डिफरेंस आएगा इंक्रीज का आएगा ना, समझ गए हो, इंक्रीज कितना हो गया मेरे पास, ये है 40,000 का। क्लियर है, 1,20,000 हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा है। इन केस में ये कह रही हूँ कि मेरे पास सोर्सेज कम है, एप्लीकेशन ज़्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। मैंने कहा कि जो सोर्सेज है मेरे पास 1,20,000 है, ठीक है, बट एप्लीकेशन मेरे पास है 1,50,000। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि यहाँ तो बैलेंस हो गया 1,50,000, तो बैलेंसिंग फिगर किधर साइड आएगा, इधर साइड ही तो आएगा, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितने से, 30,000 से। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? अभी मैं फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन समझाऊंगी, क्या इतना समझ में आ गया? अच्छा जी, ये पढ़ सकते हो, सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, जहाँ से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है, और ये जो है एप्लीकेशन है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? इन शॉर्ट में मैंने आपको फिर आपको समझाया हुआ है और आपको अच्छे से समझ में क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, अब मैंने कहा कि क्वेश्चंस में आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं ये आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके बिजनेस से ही पैसा नहीं आया, जिस भी एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर रहे हो उससे अगर पैसा नहीं आया, तो आप कैसे बिजनेस में
डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम फंड को कहाँ से आ रहा है, ऑपरेशन से आ रहा है। ऑपरेशन का मतलब समझते हो, ऑपरेशन होता है जो भी बिजनेस में आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने को कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उससे आने वाले रेवेन्यू की बात की जा रही है, उससे आने वाले फंड्स की बात की जा रही है, ठीक है। अगर वो एग्जैक्ट गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर वो नहीं गिवन है तो कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ों की आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? आपको पहले तो आपके पास जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उन दोनों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा जी मैम, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? मीन्स कि ऐसी एक्टिविटी है जो आपके बिजनेस से डायरेक्ट रिलेट नहीं करती है, उनको बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग। देखो ऑपरेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो डायरेक्ट आपको जो आपका बिजनेस है, मैंने कहा कि मेरा जो बिजनेस है वो गारमेंट्स का है, तो जितनी भी एक्टिविटी, मैंने कहा कि मैंने गारमेंट्स को सेल किया, गारमेंट्स को परचेज किया, उनके लिए रॉ मटेरियल परचेज किया, ये ठीक है, मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। बट इन केस मैंने कहा कि मैंने तो मेरी मशीनरी को सेल कर दिया, ठीक है जी, मैंने कहा कि मैंने तो जो मेरे पास एसेट्स थी ना, जो मेरे पास इंडस्ट्री में मशीन थी ना, ठीक है, इस मशीन वो डेप्रिशिएट हो रही है, क्या ये मेरे बिजनेस से रिलेट करती है? मेरा तो बिजनेस भाई गारमेंट्स का है, ये बिजनेस में मशीन डेप्रिशिएट हुई, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू डिक्रीज की। और आपको भी पता है कि प्लांट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो डेप्रिशिएशन हम किस तरफ लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं, है ना। अब इसके डेबिट साइड लिखने से, जो कि मेरे बिजनेस की एक्टिविटी नहीं थी, इसने मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो इस तरह की एक्टिविटी को हमें ढूंढना है जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट हुआ है। तो उस प्रॉफिट को जितनी भी एक्टिविटी ने उसको कम किया है उसको वापस ऐड बैक कर देंगे, और जिनके कारण कुछ ऐसी एक्टिविटी है जैसे इनकम होगी कि हमने कोई एसेट्स था, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास मोटरसाइकिल थी, ठीक है, मोटरसाइकिल को मैंने प्रॉफिट में सेल कर दिया, मेरा तो बिजनेस भाई गारमेंट्स का है, अब इससे प्रॉफिट हो रहा है, क्या बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं ना, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो ऐसी इनकम जिनके कारण मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ के दिखा रहा है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? वापिस लेस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो लॉजिक में क्या समझाने चाह रही हूँ? दैट मीन्स जो एक लेवल है ये आपका एक्चुअल लेवल है, ठीक है, ठीक है। कुछ एक एक्टिविटी के कारण ये जो एक्चुअल लेवल है ओवर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओवर किन के कारण दिखाई देगा? क्योंकि जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है ना, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, आपको अदर आपने इन्वेस्टमेंट की, आपके पास ये जो 8 लाख रुपए थे ना, आपने इसको इन्वेस्ट किया, इस इन्वेस्ट करने से आपको क्या है? प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो गया, जिसके कारण आपने आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया, बट वो आपके बिजनेस की तो एक्टिविटी नहीं थी। तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या दिखाई दे रहा है? ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी को वापस उसी पोजीशन पे लाने के लिए हम उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अच्छा जी, कुछ एक ऐसे एक्सपेंसेस भी है, जैसे मैंने आपको डेप्रिसिएशन का दिया, गुडविल जो राइट ऑफ होती है, डिस्काउंट जो आप देते हो, डिबेंचर्स राइट ऑफ किए जाते हैं, इनकी पॉइंट्स की बात की जाए जिनके कारण हमारा प्रॉफिट क्या है? अंडर दिखाई देता है। तो जो अंडर सिचुएशन दिखाई दे रही है उसको वापस एक्चुअल पोजीशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो कहने का मतलब ये जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जिनके कारण हमारा प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है उनको हम क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। और जितनी भी हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है जिसके कारण हमारा प्रॉफिट ओवर दिखाई दे रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट देखना है कि हमारे ऑपरेशन से कितना जनरेट हो रहा है। क्या ये क्लियर है? उम्मीद करूंगी आपको किसी भी तरह की डाउट नहीं है। अगर फिर भी डाउट है अब थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा। देखो जी क्या लिखा हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करेंगे। अभी मैंने बताया इनको वापस ऐड बैक करेंगे क्योंकि इनके कारण हमारा प्रॉफिट क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है, अंडर वैल्यू दिखाई दे रहा है। और इनकम्स के कारण हमारा प्रॉफिट ओवर वैल्यू दिखाई दे रहा है तो इसको हम माइनस कर देंगे। अच्छा जी, क्या क्या आइटम हो सकती है? उन आइटम्स की ओर लेके जा सकती हूँ, चलती हूँ मैं, तो क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया ना, एग्जांपल्स दिए, ये यही है। ठीक है, ये देखो क्या नजर आ रहा है, आपका प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर, कुछ भी ईयर ले लीजिए। ठीक है, आपका जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, भाई मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है तो वो आपकी बिजनेस की एक्टिविटी थोड़ी ना है, राइट। अच्छा जी, आपने कोई फिक्स एसेट्स थी,
मैंने कहा कि जो मेरे पास मोटरसाइकिल थी वो मैंने खरीदी 1 लाख रुपए में थी, बट बेच दी भाई वो 75 में, मीन्स की 25 का लॉस हो गया है। अब वो मेरे बिजनेस का पार्ट तो नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इसको भी क्या कर देंगे हम, ये सारी की सारी एक्सपेंसेस जो है ना उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें वापस वही पोजीशन लेना है, वापस वही एक्चुअल पोजीशन लेके आनी है प्रॉफिट की। ठीक है, तो ये सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया, गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जा रहा है, प्रोविजन जो हमने टैक्स के लिए बनाया कि नेक्स्ट ईयर हमें इतना टैक्स देना है, तो हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट में से निकाल के पैसा एक तरफ रख देते हैं ना, जैसे कि क्या करते हैं हम अपने घर में भी करते हैं। नॉर्मल हमें क्या मिलती है, मान लीजिए सबको घर में जो पापा से है 100 रुपये मिलते हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, डेली उसमें से 30 रुपये निकाल के रख रहे हो। अब जो 100 रुपये हैं उसमें से तो आपने 30 रुपये निकाले हैं ना, तो आपको ये 100 रुपये तक वापस पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे, जितना भी आपने रिजर्व बनाया है, चाहे वो आपका जनरल रिजर्व है, चाहे आपने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया, उसको वापस ऐड करना है। ठीक है, अच्छा डिविडेंड आपको आपने दिया है किसी को, इंटर्म डिविडेंड दिया है आपने किसी को, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी अकाउंट जो है एक्सपेंसेस का है उसमें वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। इनकम को क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि इनके कारण हमारा प्रॉफिट क्या दिखाई दे रहा था, ओवर वैल्यू दिखा रहा था। ओवर नहीं दिखाना, हमें सिंपल दिखाना है। सो जितने भी हमारे पास इनकम है इनको हम लेस कर देंगे। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमने क्या किया, ए क्या था, मान लीजिए मेरे पास जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जिसकी जो सारा कट पिट के मुझे जो दिखाई दे रहा था ना, मैं आपको अब एक अकाउंट बनाऊं, देन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने बहुत बहुत ज़्यादा इन डेप्थ से पढ़ा था, मैं अब फिर आपको समझा रही हूँ। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपका बैलेंस होता था यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट का, वो यहाँ आता था किस नाम से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते थे। अब आपको पता है प्रॉफिट एंड जो लॉस अकाउंट है वो किस बेस पे बनता है, नॉमिनल के बेस पे बनता है। नॉमिनल रूल है। नॉमिनल रूल क्या कहता है कि डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट में सारी की सारी इनकम्स आएंगी। तो डेबिट की अमाउंट तब बढ़ेगी जब हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे, और क्रेडिट की एंट्री तब बढ़ेगी, अमाउंट तब बढ़ेगा क्रेडिट साइड का जब हम सभी के सभी इनकम्स की एंट्री करेंगे, है ना। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाल दिया जी, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया बाय ऑपरेटिंग इनकम्स, यहाँ पे डाल दिया। बैलेंसिंग फिगर निकला तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से। क्लियर है? अच्छा जी, जैसे इधर साइड का डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट में गया था, यहाँ पे भी डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। अच्छा जी, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ आ गया। अब जितनी ये तो हो गया एंट्री आपकी सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। अब हम बात कर लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो करने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे लिखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ आ गए। अब आपकी जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी आपने यहाँ लिख दी, जो बैलेंस फिगर बचेगा वो नेट प्रॉफिट दिया होगा, राइट। अब आपको क्वेश्चन में हमेशा ये गिवन होगा और आपको कहाँ पहुँचना है, इधर पहुँचना है, ये वाली अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, ध्यान से बताना कि यहाँ पे और क्या आना चाहिए। मैंने कहा कि जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो है 10,000 रुपये और नेट प्रॉफिट है आपका 8,000 रुपये, तो इधर साइड का बैलेंस कितना हो गया, 18,000 रुपीज़। अच्छा, मैंने कहा कि आपका जो प्रॉफिट है वो 7,000 था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम की क्या होगी। आप मुझे बता रहे हैं, ये तो बहुत आसान है। अच्छा जी, ये देखो क्या कहा कि बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। आपके पास जो नेट प्रॉफिट था आपने उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया और उसमें से ये जो प्रॉफिट है, चलो मैं इसको लेके चल रही है, 7,000 है मुझे, क्योंकि मुझे यही निकालना है ना, ये वाला। ये अमाउंट कैसे निकाल सकते हो, तो आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस किया तो क्या आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गए हैं, नेट प्रॉफिट जो आपको चाहिए था। अच्छा, कितना गिवन था, ये 8,000 रुपये गिवन था, ये 10,000 रुपये गिवन था और ये था 7,000 रुपये गिवन। तो आपने कहा कि मैम ये तो आ गया 11,000। तो क्या मैं जो इतनी देर से बोल रही हूँ क्या यही था कि जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करना है। ये लॉजिक अब समझ में आ रहा है, अकाउंट्स के थ्रू भी समझा दिया मैंने, सिंपल भी समझा दिया, ठीक है जी। अब जितना भी आएगा ये पैसा उसे हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीवियस ईयर का, ठीक है।
समझ पे आ रहे हो? इन सब के टोटल को यहाँ से माइनस करेंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब आपके सभी के सभी अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए हैं। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या है। अच्छा, देख लेते हैं हमारे क्या क्या टॉपिक्स हो चुके हैं। ये सभी हो गए हैं, अब हमारी बस हाँ जी सब हो गए हैं। ठीक है, ये भी प्रिपेयर करना सिखा दिया मैंने। इन शॉर्ट में बता देती हूँ, वर्किंग कैपिटल में केवल और केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रिलेशन होगा। करंट एसेट के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, करंट लायबिलिटी के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है ना। मीन्स कि करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कम होगी। करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में नॉन करंट के रिगार्डिंग बात हो रही है। नॉन करंट दैट मीन्स आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शंस, चाहे वो एसेट से बिलोंग है चाहे लायबिलिटी से बिलोंग है, उनके बारे में बात की जा रही है। अच्छा जी, फंड फ्लो ऑपरेशन अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो, क्योंकि ये सोर्सेज का साधन है, सोर्सेज की बात कर रहा है। अच्छा, अगर नहीं गिवन है तो हमें कैलकुलेट करना आ गया कि जो भी प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से हमें क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना है और माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। उसकी मदद से हमारा फंड आ जाएगा, कहाँ से, जो हमारे ऑपरेशन से बात है। अच्छा जी, चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दो एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1, इसमें भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एग्जांपल नंबर 2, ओके, इसमें क्या करना है देखते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द फंड फ्लो ऑपरेशन। इसमें भी यही करना है। आपका एक होमवर्क है, एक मैं आपको समझाती हूँ, ये मैं समझा देती हूँ, ठीक है, या फिर ये से करें। चलो हम सेकेंड एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पहली बात तो ये कहते हैं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, देखो बढ़ो जल्दी से। मैंने कहा कि अगर आपको क्वेश्चंस में नहीं गिवन है, ये आपको ये वाला कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, दिस वन। दैट मीन्स ये पूरा नहीं कैलकुलेट करना। फंड फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कि जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, एक्सपेंसेस को क्या करोगे आप इनको ऐड करेंगे और इनकम्स को लेस करेंगे, आपका ऑपरेशन फ्रॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। चलो करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब आपको ये देखना है कि कौन सी एक्टिविटी आपकी ऑपरेटिंग है, कौन सी एक्टिविटी आपकी नॉन ऑपरेटिंग है। एक्सपेंसेस जितने भी होंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उनको हम ऐड करेंगे किसमें, नेट प्रॉफिट में, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी है उनको हम माइनस करेंगे। अच्छा, नेट प्रॉफिट कहाँ गिवन है, ये रहा भाई 2,18,000। चलो स्टार्ट करें। सैलरी क्या है, सैलरी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन नहीं है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कैश नहीं है। डेप्रिसिएशन अभी समझा है, ये हमारे बिजनेस का तो पार्ट है ही नहीं, तो फिर भी ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, तो ये एक्सपेंसेस जो है हमारे यहाँ पर 32,000 रुपये का आ जाएगा। ओके जी। फिर ये कहते हैं कि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। मैंने कहा कि आपका जो फर्नीचर है ना, उसके सेल करने से मेरे को लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, 3,000 रुपये का हुआ है। अब वो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ गया होगा, डेबिट साइड गया होगा, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो चलो 3,000 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अच्छा, ये हो गया सारा का सारा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कहता है 3 लाख रुपए है। देखो इसका तो अभी काम नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ यहाँ पे डेबिट कर दिया हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट के नाम। चलो जी, इसका यूज भी नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेचा मैंने 10,000 रुपये प्रॉफिट में। कहता है कॉस्ट मेरी 50,000 रुपये की थी, बेच दी 60 में, बल्ले बल्ले हो गए। अच्छा, प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिखा रहा है, अब इसको इतने ही वैल्यू पे वापस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपये को माइनस करना होगा। अच्छा जी, ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, आपने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया है, आपको वहाँ पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। 5,000 रुपये आपकी इनकम है। अब ये सभी ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो कि आपको माइनस करनी है, कितनी, 15,000 रुपये। ये सभी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो कि आपको क्या करनी है, प्लस करनी है, कितनी, 35,000। किस में करनी है, आपके नेट प्रॉफिट्स में। ठीक है, चलो करके दिखाते हैं। अब देखो इसमें 35,000 रुपये प्लस करना है, कितना हो गया, 2,53,000। अब इसमें से 15,000 रुपये माइनस कर दो, कितना हो गया, 0,0,0, ये आ गया 8, ये आ गया मेरे पास 3, ये आ गया मेरे पास 2,38,000 हमारा पास क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। अच्छा जी, आपको ये नज़र आ रहा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या नज़र दिखाई दे रहा है कि आपको एक अकाउंट बनाया हुआ है और उसमें एक तरफ सारे की सारी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, एक तरफ सारे का सारा सोर्सेज लिखे हुए हैं। तो एप्लीकेशंस लिख दिए मैंने 32,000। देखो मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ, 3,000 यहाँ पे ये हो गया। बैलेंस मेरा जो नेट प्रॉफिट का है
वो मैंने ये लिख दिया, टोटल 2,53,000 हो गए। ठीक है, अब इसमें सारी की सारी इनकम्स लिख दी है जो कि मुझे माइनस करना है, तो बैलेंसिंग फिगर यही आएगा ना। समझ गए हो, सारा का सारा क्लियर है। आई होप किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। अब हम वर्किंग कैपिटल और इसका दोनों का साथ में करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इसको करने से पहले हम एक बार ये पढ़ लेते हैं। मैंने कहा चाहे आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट एसेट्स है, इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स वो क्या है, सोर्सेज बन रही है। डिक्रीज हो रही है वो क्या बन रही है, एप्लीकेशन बन रही है। अच्छा जी, ये बात ध्यान रखना, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम केवल और केवल नॉन करंट का यूज़ करते हैं और वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए हम केवल करंट का यूज़ करते हैं। क्लियर है, ये लाइन यही कह रही है। अच्छा जी, समझ में आया। अच्छा, मैं एक बार और कंक्लूजन ड्रॉ कर दूं, फिर हम पहुंचेंगे। आप ये कहेंगे कि मैम पता नहीं क्यों, क्योंकि चलो पहले मैं क्वेश्चन समझाती हूँ फिर बताती हूँ कि मैं कंक्लूजन क्यों ड्रॉ करना चाह रही थी। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग, ध्यान से सुनना, कोई डाउट रहता है अभी भी उसको अब यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ चेंज इन अ वर्किंग कैपिटल एंड क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट। वर्किंग कैपिटल में चेंज बनाना है, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाना है। अच्छा, किस पेज पे बनाए, हम इसी पे बना लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, वर्किंग कैपिटल में 5 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले पार्टिकुलर होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, करंट लायबिलिटी है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, प्रीवियस ईयर लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, करंट ईयर लिखा जाएगा। अच्छा जी, और क्या लिखा जाता था, वर्किंग कैपिटल। अगर इंक्रीज हो रहा है हम इधर साइड लिखेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम डॉटेड लाइन के इधर साइड लिखेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कब होगी, जब करंट एसेट्स इंक्रीज होगी, या तो तब इंक्रीज होगी या फिर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी। इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास वर्किंग कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इसका सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसके साथ। अच्छा, इन केस ये एसेट्स कम लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, और क्या बनाना है हमें, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे के सारे सोर्सेज आएंगे, यहाँ पे सारे के सारे एप्लीकेशंस आएंगी। एप्लीकेशन दैट मीन्स यूज आएगा। अच्छा, क्लियर है। चलो वन बाय वन सभी चीज़ों को पुट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, मैं आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, आप एडजस्टमेंट को पहले देखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट किसके लिए गिवन होती है, आपके ऑपरेटिंग फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, इन्होंने कहा है डेप्रिसिएशन है जो कि चार्ज किया जा रहा है फिक्स एसेट्स के ऊपर, कितना है, 60,000 रुपये है। अच्छा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अच्छा जी, मैं साथ में लिख रही हूँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट क्या लिखा जा रहा है, एक मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू 60,000 रुपये थी, बेच दी है 30,000 रुपये में। अच्छा, तो यहाँ पर जो 10,000 रुपये का जो नुकसान हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अच्छा जी, फंड रिफंड हुआ है टैक्स का रिफंड होना, दैट मीन्स पैसे आपके पास वापस आए हैं, तो ये नॉन ऑपरेटिंग आपकी क्या है, इनकम है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे अकाउंट्स बनाना पड़ेगा आपको, किस चीज़ का, फिक्स एसेट्स में, तो दैट मीन्स ये मशीनरी ही दे रखी है, तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं। सबको पता है जो एसेट्स होती है, आप डेबिट में वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्रेडिट में क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जहाँ पर इंक्रीज होती है उसका ओपनिंग बैलेंस जाता है, उसके जस्ट अपोजिट आपका क्लोजिंग बैलेंस जाता है। तो लिख दो फटाफट 2 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, और यहाँ पर बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, ये 2018 है ना, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 6,10,000 रुपये, क्लोजिंग कितना है 7,20,000 रुपये। अब इसने कहा है कि जो ये मशीनरी है इसने क्या कर दी है, सेल कर दी है। अब मैंने कहा कि जब एसेट्स कम होती है, सेल करना मीन्स की एसेट्स कम हो रही है आपके पास, तो वो कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय बैंक अकाउंट, कितने में सेल की है, 30,000 में की है। अब ये नुकसान हुआ है तो नुकसान भी तो यही आएगा बेटे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अच्छा जी, कितने का हुआ है, 10,000 रुपये का है।
ठीक है। अब ये कहता है कि इनके ऊपर फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। कम कितने से हुई, 60,000 रुपये से हुई। ठीक है, आ गया समझ में, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इनका बैलेंस निकालो, जल्दी से बैलेंस निकालो, मैं भी निकालती हूँ साथ साथ। कितना हो गया, 7,20,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, तो ये हो गया भाई आपका 8,20,000 में से जब मैं 6,10,000 माइनस करूंगी तो कितना बचेगा। ये क्या नज़र आ रहा है, ये हमने कैश फ्लो में पढ़ा था कि ये नज़र आ रहा है टू बैंक अकाउंट, दैट मीन्स यहाँ पर हमने एसेट्स को क्या किया है, परचेज किया। अब आप ये कह रहे हैं कि मैम आपने ये पहले क्यों प्रिपेयर किया, रीज़न है। अब देखो इसकी एंट्री, आपने किसी चीज़ को सेल किया है, आपने बेचा है, तो पैसा आपके पास आया होगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन रहा है, सोर्स बन रहा है। तो यहाँ पे लिख दूँ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कितने में कर दी है, 30,000 रुपये में। अच्छा जी, इसने कहा कि मैंने लॉस में सेल कर दी है, तो इसकी एंट्री जाएगी आपके फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, जो नेट प्रॉफिट होगा ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स में, वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या, लॉस। कितना है लॉस आपका, है 10,000 रुपये का। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री दी हुई है आपको किस चीज़ की, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिव आइटम है, एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना, 60,000 रुपये। अच्छा जी, नेक्स्ट है बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं लिखते नहीं है। अच्छा, परचेज किया आपने एसेट्स, एसेट्स को परचेज करना, दैट मीन्स आपने, आपकी पॉकेट से क्या हुआ है, पैसे गए हैं, पैसे गए हैं तो एप्लीकेशन हुई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय ऑफ फिक्स एसेट्स 2,10,000। क्लियर है, क्या आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट क्लियर हो गई है। अच्छा, इसमें से ये एडजस्टमेंट रहती है रिफंड का, रिफंड माइनस करते हैं कितने रुपए, हम 10,000 रुपये। क्लियर है। अच्छा जी, चलो ऊपर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है कि शेयर कैपिटल है। अब तीनों अकाउंट देखो मैं साथ प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और अच्छे से यूज़ करनी है। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2018 है, 2019 है। सो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर है आपका 2018 यहाँ लिखना है, 2019 यहाँ लिखना है। अच्छा जी, एंट्री देखो, ये कहते हैं कि शेयर कैपिटल पहले 4 लाख रुपए की थी, अब 4,50,000 की हो गई है। दैट मीन्स आपने पैसे क्या किए हैं, अरेंज किए हुए हैं, है ना। अब देखो ये लायबिलिटी पोर्शन है, जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है, पैसा आ रहा है। अब ये चाहे वो नॉन करंट है या फिर वो करंट है, पैसा आया है, कितना आया है, 50,000 रुपये आए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इशू ऑफ इक्विटी कितने आए हैं, 50,000 रुपीज़ आए हैं। ठीक है जी, अब कहते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या दिया हुआ है, ये कहता है कि पहले मेरे पास अकाउंट क्या है, 50,000 रुपये का है, फिर कितना हो गया है, 70 का हो गया है। अब देखो यहाँ पर माइनस के 50,000 और 70,000 दे रखे हैं। मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में समझाया था कि जब आपके पास प्रीवियस ईयर का दे रखा है, उसमें से हमें क्या करना होता है, करंट ईयर का माइनस करना होता है, फिर हमारे पास क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला होता है। हमें क्या निकालना है, बिफोर निकालना है ना। तो ये आफ्टर को यहाँ पे पुट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की कैलकुलेशन करनी होगी। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कितना दे रखा है, माइनस के 50,000 दे रखा है, और करंट ईयर का कितना है, 70,000 रुपये दे रखा है। अब इसको हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, तो कितना हो गया, यहाँ पर 1,20,000 रुपीज़ हो गया। क्लियर है बेटे जी, ठीक है जी, यहाँ पर 1,20,000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि रिजर्व, जनरल रिजर्व क्रिएट किया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर ये माइनस का निशान है ना। अब इन केस मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, फिर आपको एंट्री डालनी है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एसेट साइड के बैलेंस शीट के किस तरफ आता है, लायबिलिटी साइड आता है बच्चे। ठीक है जी,
सुनो भी 2 मिनट सुनो मेरी बात, ठीक है। लायबिलिटी का नेचर कैसा होता है कि हमेशा क्रेडिट में तो क्या होती है, बढ़ती है, और डेबिट में क्या होती है, कम होती है। अच्छा, क्रेडिट साइड हमेशा क्या होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस आता है जो कि पॉजिटिव नेचर का होता है, और क्रेडिट डेबिट में क्या आएगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, राइट। सो यहाँ पर इसके यहाँ से क्या स्टार्ट होने वाला है, इसका ओपनिंग बैलेंस शुरू होने वाला है, बट यहाँ पर ये कहता है कि ये माइनस में है ना। अगर यहाँ पे आप इसको माइनस में दिखाएंगे तो लिख सकते हैं, इन केस में इसको यहाँ माइनस में नहीं दिखा के इसको वापस इधर लिया हूँ तो ये प्लस में दिखाई दे सकता है। तो कहने का मतलब या तो आप इसको माइनस में दिखा दो या फिर आप इसको पॉजिटिव करके यहाँ दिखा दो, दोनों तरीके से क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब हमें माइनस में दे रखा है, कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 70,000 पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस टू क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, जितने भी एक्सपेंसेस है वो हमारे इधर साइड आएंगे, कितने कितने एक्सपेंसेस थे, 10,000, 60,000, 10,000। अच्छा जी, 10,000, 60,000, 10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व किस में से हमने किया होगा, प्रॉफिट में से ही किया होगा, ऊपर पड़ा है। ये भी कैसी एक्टिविटी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और नॉन ऑपरेटिंग में आपके प्रॉफिट को इसने कम किया है। कितने से कम किया है, ये कहता है पहले 2,000 था, अब आपने बढ़ा के 2010 कर दिया, मीन्स कि 10,000 रुपये से आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, नीचे डाउन चला गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, प्लस करेंगे, जर्नल रिजर्व को प्लस करेंगे, कितने से, 10,000 से। क्लियर है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स का मतलब क्या है कि आपके लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है। लॉन्ग टर्म का है तो ये किसका पार्ट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है। अब ये देखो बढ़ रहा है घट रहा है, देखते हैं। बढ़ेगा तो मीन्स कि आपका पैसा कहीं ना कहीं यूज हुआ है, और सॉरी पैसा आया है। घट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपने पैसा क्या किया है, रिस्क रिडम्पशन कर दिया। अब देखो ये क्या कह रहा है, 2,40,000 से कितना हो गया है, 3,50,000। दैट मीन्स आपकी जो डिबेंचर्स है वो बढ़ गए हैं, आपने पैसा रेज किया है, पैसा आपके पास आया है। तो अमाउंट डिफरेंस कितना हो गया, देखो 50 ही हो गया है, 60 ही होगा, 1,10,000 रुपये आपके पास क्या हुए आए हैं। तो ये सोर्सेज का फंड बन जाएगा। तो क्या कहेंगे, इशू ऑफ क्या होंगे, डिबेंचर्स होंगे। यहाँ पे एक चीज़ और, इशू ऑफ इक्विटी भी लिखी हुई थी, राइट, ये हमने लिखी थी, आई होप बाय द डिफॉल्ट ही हो गया। देखो इक्विटी कहाँ है, पहले हम डिबेंचर्स लिखते थे। डिबेंचर्स कितने थे, 1,10,000 के थे। अच्छा, इक्विटी की अगर बात की जाए, इक्विटी कितनी बढ़ रही थी आपकी, 50,000 से बढ़ रही थी। अच्छा जी, क्लियर है, यहाँ तक पहुँचे। अब नेक्स्ट एंट्री किसकी दी हुई है, करंट एसेट्स की हुई है। मैं इसको इरेज कर दूँ कि थोड़ा सा ईजी आपको आसानी हो जाए समझने में। आप इसको राइट डाउन कर लेना जो समझाया था मैंने, ठीक है। इसको मैं रेज कर रही हूँ कि हमें डायरेक्ट इनकी एंट्री पता चल जाए। ये मैंने इसलिए यहाँ बनाया क्योंकि सब चीज़ें आपको एक पेज पे ही नज़र आ जाए, स्क्रॉल ना करना पड़े, है ना। चलो, करंट लायबिलिटी क्या नज़र आ रही है कि 1,20,000 थी, अब कितनी होगी, 1,50,000 हो गया। करंट लायबिलिटी किसका पार्ट है, वर्किंग कैपिटल चेंज का पार्ट है। अभी कहते हैं कि करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है, 30,000 से बढ़ रही है। और इसका रिलेशन बात की जाए वर्किंग कैपिटल के साथ नेगेटिव था। अगर ये बढ़ रही है करंट लायबिलिटी तो ये क्या हो जाएगी, घट रही है। तो हमें यही तो दिखाई देना है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो ये क्या, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है। करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे लिख दो, पहले की थी 1,20,000, अब हो गई है 1,50,000। तो दैट मीन्स इसका वर्किंग कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट 30,000 का डिक्रीज में शो ऑफ होगा। क्लियर है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब पहुंचते हैं एसेट्स के ऊपर। एसेट्स में सबसे पहले फिक्स एसेट्स दी हुई है। क्या हमने इसकी ट्रांजैक्शन कर दी है, हमने सेल की एंट्री कर दी है, हाँ जी। परचेज की कर दी है, हाँ जी। डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिख दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिव, हो गया सारा काम। अच्छा, जो लॉस था वो भी लिख दिया है। चलो इन्वेस्टमेंट पे पहुँचते, दूसरी एंट्री। इन्वेस्टमेंट कहता है कि इसने पहले 50,000 रुपये की थी, ठीक है। अब करंट ईयर में 1,30,000 हो गई है, मीन्स की 50,000 रुपये से बढ़कर आपने इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी है, 1,30,000। दैट मीन्स आपने अपने पॉकेट में से पैसा उठाया और कहीं और ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं इसकी यूज़ हो रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूँ, इन्वेस्टमेंट लिख दूँ। यहाँ पे कितने से बढ़ा दी है आपने, 80,000 से बढ़ा दी है। अच्छा जी, चलो नेक्स्ट आ जाता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स किसका पार्ट है, वर्किंग कैपिटल चेंज का। ये कहता है कि अदर करंट एसेट्स है, अदर करंट में दैट मीन्स अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस है, मीन्स कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपकी बिजनेस से रिलेट नहीं करते, डिस्काउंट ऑन
डिवेंचर्स, क्या ये आपके बिजनेस का एक्सपेंसेस है? नहीं, ये नॉन एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे हम डालेंगे के क्या कह रहे हैं, ये देखो बढ़ रहा है घट रहा है, ये देखेंगे आपका 10,000 से 5,000 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कितने से, 5,000 रुपये से। क्लियर है? तो फटाफट इन सब की प्लस कर दो। देखो 120,000 में, क्योंकि ये प्लस करके मुझे कहाँ इनका जो अमाउंट है वो कहाँ लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन से क्या आया है, और जो इनका बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या बताएगा कि नेट चेंज कितना हुआ है वर्किंग कैपिटल में, राइट। चलो क्या कहता है कि 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 एंड प्लस 5,000, ये आ गया भाई 2,05,000 रुपये। ये प्लस के आइटम है यहाँ तक, इसमें से मुझे 10,000 रुपये माइनस करने हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1,95,000 फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया है। क्लियर है? यहाँ पे पुटअप कर दूँ 1,95,000। अच्छा जी, अब यहाँ पर सारी की सारी एंट्री होगी, हमने सब कुछ पुट कर दिया। अच्छा जी, मैं एक चीज़ यहाँ पे भूल गई हूँ, देखो यहाँ पे करंट एसेट्स की भी वैल्यू दे रखी है, तभी मैंने यहाँ से इरेज किया था। कितनी दे रखी है, 2,40,000 दे रखी है, और कितनी होगी ये 3,75,000 होगी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, करंट एसेट्स है, प्रीवियस ईयर में कितना था 2,40,000, ठीक है। अब कितना हो गया 3,75,000। अब ये देखो करंट एसेट्स का, अगर करंट एसेट्स बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है, बढ़ती है, इसका पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर देखो कितने से बढ़ी है, मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, 3,75,000 माइनस के 2,40,000, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1,35,000, कितना आया है 1,35,000, ठीक है। अच्छा जी, और कुछ तो नहीं रहता? हाँ जी, हमने एडजस्टमेंट कर लिया ना, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दोनों तरफ कर दिया। एक तो हमने अकाउंट्स में डाली थी और एक हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये भी काम हो गया। मशीनरी की यहाँ एंट्री कर दी है, सेल की एंट्री कर दी, यहाँ से हमने परचेज का वैल्यू निकाली थी, हाँ जी। और जो लॉस आया था वो हम क्या हमने डाल दिया है, हाँ जी, वो भी डाल दिया ना, हाँ जी। नेक्स्ट है रिफंड ऑफ टैक्स, इसकी भी 2 जगह एंट्री होनी थी, एक हमारा फंड में होना था और एक हमारे इसमें होनी थी। ये देखो कहाँ गई भाई, रिफंड हुआ है तो यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये सोर्सेज बना है क्योंकि हमारे पास पैसा बना है। 10,000 नहीं लिखे, यहाँ पे आएगा बेटे, रिफंड ऑफ टैक्स कितना हो गया 10,000। क्या अब हमारे पास सारी की सारी एंट्री हो गई है? अच्छा जी, जल्दी से अब इन सब की, अब देखो इनका तो हमने समअप कर लिया, इन दोनों अकाउंट्स को समअप करते हैं, फिर देखते हैं हमारा आंसर कैसे निकलते हैं। अब देखो सबसे पहले इन सब की प्लस कर लेते हैं। 3 लाख नहीं 1,95,000 प्लस 30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, तो ये आ गया 3,95,000, ठीक है जी। क्लियर है? क्लियर है बेटे? चलो जी, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 2,10,000 में से हम 80,000 प्लस कर दीजिए, आ जाएगा ऐसा, यही लिखा हुआ था क्या मैंने, 2,90,000 में भी कौन पता नहीं क्या लिख दिया हमने। अब यहाँ का जो बैलेंसिंग फिगर है क्या नज़र आएगा, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे 2,90,000 को, ये आ जाएगा 1,05,000, क्या है ये, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस तो हो गया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपके सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, एप्लीकेशन कम होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ना, क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा है, यूज़ आपने कम किया है, तो वर्किंग कैपिटल क्या हुई है, इंक्रीज होगी। तो एंट्री क्या होगी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमारा आंसर यहाँ पे भी आने वाला है वो 1,05,000 आने, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, ठीक है। अच्छा जी, मेरा ये निकल गया वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस था, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करिए। अच्छा, वर्किंग कैपिटल को देखते हैं कैसे ये हमें शो करती है। चलिए जी, वर्किंग कैपिटल में मैंने क्या बताया था कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स में से जब मैं करंट लायबिलिटी माइनस करूंगी, अगर ये इंक्रीज है तो ऑब्वियस ही बात है करंट एसेट्स की साइड ज़्यादा मिलेगी, अगर ये डिक्रीज है तो करंट लायबिलिटी की साइड ज़्यादा मिलेगी। चलो इसको क्रॉस चेक करते हैं, क्या जो मैंने बोला है वो ठीक बोला है। चलो जी, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2,40,000 है, 1,20,000 है। चलो जी, इनको करते हैं हम लेस, क्योंकि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करनी है, तो कितना आएगा 2,40,000 1,20,000, तो कितना हो गया, ये आ गया 1,20,000। नेक्स्ट ईयर का भी कुछ इस तरीके से निकालेंगे, 3,75,000 माइनस के 1,50,000, तो कितना आ गया
2,25,000। अब आप ये देखो कि आपका चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, 1,35,000 में से 30,000 माइनस करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 1,05,000। क्लियर है। क्या मैं इन दोनों का जब अगर मैं माइनस कर रही हूँ 1,20,000, क्या ये नहीं आएगा? समझ पा रहे हो, लॉजिक समझ पा रहे हो? मीन्स कि चाहे आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल से यूज़ कर लीजिए, चाहे फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लीजिए, दोनों के साथ आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। क्या मेरे पास ये 1,05,000 इससे मैच हो रहा है? यस, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। क्लियर है। ये हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंज आया है क्योंकि करंट एसेट्स हमारी ज़्यादा बढ़ रही थी एज कंपेयर टू योर लायबिलिटीज़ की। क्लियर है। यहाँ पर जो आपका ये जो आज का जो चैप्टर था फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये कंप्लीट हो गया है। इवन मैं आपको शायद मज़ा भी आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, पूरे अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ बच्चों के पास शेयर कीजिए कि विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इवन सभी रूल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गया, मीनिंग हो गया, कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, हमने एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। ओके जी। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं तो ₹9 आपको पे करना होगा। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो आप टीम से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको विद इन वर्किंग आवर्स के अंदर आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करने वाले हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी टर्म्स है, उसके अंदर आई होप 7 से 8 फॉर्मूले हैं, उनके भी हम साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ हम उनकी थ्योरी भी समझेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का चैप्टर करेंगे, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट। ठीक है जी। चलिए, तो ये जो सीरीज़ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लगातार चलती आ रही है, आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है। डे बाय डे डेली 2 वीडियोस आपके लिए आ रही है। सो आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगी क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी भी पेपर को आप ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। ओके। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। अटेंशन बिल्कुल भी ले लें, एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम होने के बाद प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैम हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ, ये मुझे फीडबैक चाहिए। ओके।